देश में गजब धमाल हो रहा है। एक तरफ हमारे ओवैसी साहब हैं, वो जिनके मुरीद हो जाते हैं और पीरों के किसी भी पीर को मान के मुरीद हो सकते हैं, वो ओवैस इस तरह का उनका सिलसिला है। तो एक तरफ तो वो हैं और उनके चेले हैं बहुत सारे, वो तालिबान को बहुत अच्छा मान रहे हैं। क्यों? संभवतः इसलिए क्योंकि भारतवासी उसको अच्छा नहीं मानते। खैर, और दूसरी तरफ हमारे उद्धव जी हैं, वो नारायण राणे को ही तालिबान मान रहे हैं। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारा कंट्रीब्यूशन का लिंक है वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और आइए भाऊ के और ओंकार जी के साथ जुड़ते हैं फटाफट। सभी दर्शकों को नमस्कार, भाऊ को नमस्कार, ओंकार जी को नमस्कार। नमस्कार। तो भाऊ, ये जब ओवैसी जो है उसके बारे में जब लोग कहते हैं कि साहब की ये भाजपा की बी टीम है, तो आपको लगता नहीं कि सही कह रहे हैं? ऐसे टाइम पे जब पूरे देश में क्या पूरे विश्व में लोग तालिबान की निंदा कर रहे हों और उस समय वो आके और देशवासियों का मजाक उड़ा के तालिबान का साथ उड़ा, न केवल वो, उसके बहुत सारे साथी, खासतौर से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, वो आके और कहें कि साहब हाँ, तालिबान बहुत सही कह रहा है और बहुत अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। वैसे बात उनकी गलत नहीं है वो जो उनका जो ईमान है उसके हिसाब से तो तालिबान सही कर रहा है। लेकिन ये बात आपको सही लगती है क्या कि वाकई ये बीजेपी की बी टीम की तरह से काम कर रहा है? क्योंकि इसका सीधा लाभ पॉलिटिकल तो बीजेपी को ही होने वाला है। नहीं, वो तो एक बात ऐसी होती है ना, आपको जिसको गाली देनी है उसको बीजेपी के बी टीम बनाओ, बाद में उसके साथ। देखिए, कुमारस्वामी और जनता दल सेक्युलर भी, राहुल गांधी का कहना माने तो वो बीजेपी की बी टीम थी 2018 में जून में, जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था। बाद में उन्होंने उनके ही साथ हाथ मिला लिया। खुद ओवैसी जो है वो यूपीए की सरकार रहती है तो उनके ही साथ रहती है, और फिर भी वो बीजेपी की बी टीम है। तो मैंने मान लिया है कि बीजेपी की बी टीम यानी कांग्रेस की ए टीम होती है, या सेक्युलर जो है उनकी ए टीम का मतलब बीजेपी की बी टीम होती है। तो ये तो अभी शिवसेना बी टीम थी, अब देखो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ चली गई। इसका और शिवसेना ए टीम होती है क्योंकि उनका चीफ मिनिस्टर होता है, जनता दल सेक्युलर का चीफ मिनिस्टर होता है। इसका मतलब यह है कि बी टीम बीजेपी के है, इसका मतलब कांग्रेस या सेक्युलर जो है उनकी ए टीम होती है। तो ओवैसी तालिबान का अगर समर्थन करे तो कोई गलत नहीं है। वो मेरा मानना है कि वो सच्ची बात बोल रहे, सच्ची बात बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि वो जिस ढंग से शरिया लाना चाहते, ये भी बोलते हैं शरिया चाहिए। हाँ, जब उनकी टांग पकड़ी जाती है तो बोलते संविधान, और जब टांग खुली हो जाती है बोलते नहीं अभी शरिया। तो ये चलता रहता है, और ये आज का नहीं है। आप अगर इस्लाम का स्टडी करें तो ये 1400 साल पुरानी बात है। जब मदीना में पहली अमीरत उन्होंने कायम की थी तो उन्होंने आसपास के सब टोली वाले थे, तो टोलियां थी, उनके साथ एग्रीमेंट ही कर दिया था ना, ट्रुस कर लिया था कि भाई तुम हम पर हमला नहीं करोगे, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, और दूसरे से किसी से लड़ाई हो तो तुम उसका साथ नहीं दोगे। और जब इनकी लड़ाई उसके साथ होती थी तो बाकी वाले चुप बैठते थे। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी सब खत्म हो गए, जो आखिरी बचा वो भी निकल गया। तो ये वो तरीका होता है उनका ट्रुस का, कहने जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, सबल नहीं होंगे, तब तक हम और आप दोस्त हैं, उसके बाद हमको आपके दोस्ती की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस ही जरूरी नहीं है। और ये हमेशा होता है, जो आप ग्रीक कल्चर खत्म हो गया तब तक को सबको टॉलरेंस चाहिए था जो रोमन कैथोलिक थे, लेकिन जब उनकी तादाद बढ़ी तो उन्होंने ग्रीकों को खत्म कर दिया, बोले अब टॉलरेंस की जरूरत नहीं है। तो टॉलरेंस की तब तक जरूरत होती है कि इनटॉलरेंस की मेजॉरिटी हो जाए, ये तरीका है। तो ओवैसी वही तो कर रहे हैं ना।
हमें, हम जो बोलते हैं वो समझना जरूरी है हमें, कि आप क्या कर, हम लोग क्या करते हैं, हमारी अपनी भाषा में समझ लेते, तो वो गलत है। अब देखिए मेरी बेटी, मैं घर की बात बोल, मेरी बेटी का नाम मैंने रख दिया वसुद, तो वो तो शब्द मैंने कॉइन किया था, ऐसा शब्द कोई है ही नहीं, ना मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में कहीं नहीं है। हाँ वो लेकिन स्पेनिश में कुछ है वसुद नाम का शब्द। तो हमारे पिता जैसे थे, बड़े प्रोफेसर थे, पीएचडी को गाइडेंस वगैरह करने, वो से बहुत झगड़ा किए, ये क्या है वसुधा बोलना, वसुधा बोलना, वसुध क्या तुम। तो मैंने बोला वसुध का मतलब एक ही है कि वो बहू की बेटी है। तो बोले कैसे, तो मैंने बोला उसके नाना नानी और दादा दादी के पहले शब्द जो है वसंत, सुलभ है, सुनेत्रा, दत्तात्रेय, वो तीनों इकट्ठा किए, 2 सू का 1 सू कर दिया, वसुध कर दिया। लेकिन वसुध नाम का कोई है ही नहीं, है ही नहीं, वसुध ये शब्द ही नहीं है। तो अगर आप अपनी भाषा में शब्दकोश में ढूंढना चाहे तो वो नहीं मिलेगा। वैसे हम, क्या होता है कि ओवैसी जो बात बोलते हैं या और कोई राहुल गांधी बोलते हैं, तो हम हमारे शब्दकोश में, हमारे डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढना चाहते हैं तो वो शब्द होता ही नहीं है, और मिलेगा तो भी उसका कोई तरीके गलत ढंग से उसका मीनिंग निकलेगा, जो राहुल गांधी को एक्सपेक्टेड नहीं है। उनका अपना शब्दकोश, उनका अपना शब्दकोश है। वो बोलते हैं ना, मैं, आपने तो राहुल गांधी का भाषण सुना होगा पार्लियामेंट में, वो बोले मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार से आप सबको जीतूंगा, और ऐसी भाषा बोलते हैं कि पुराने जमाने के प्राण, जीवन वगैरह विलन थे, वो भी शर्मा जाए, इतनी खुन्नस में बोलते हैं, और बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, और गले मिलने निकल जाते हैं। तो इनके और हमारे शब्दकोश ही अलग है, तो हमें उनके शब्दकोश में जाके उसका मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शब्दकोश की बात चली तो मैं बताऊं आपको कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो बहुत गहरी उनकी कुरान की और बाकी सब की समझ है। उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि वो इस्लाम को समझ गए। तो वो एक बार मेरे चैनल पे ये बता रहे थे कि आप जो है जुल्म का मतलब क्या समझते हो, जालिम किसे कहते हैं, जुल्म क्या होता है। तो मैं कहा भाई जुल्म जो अत्याचार करे। तो उनका कुरान में और इस्लाम में इसका मतलब ये नहीं होता है। कुरान में, इस्लाम में जालिम का मतलब वो होता है जो इस्लाम मानने से इनकार करे, इनकार वो करे, जालिम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब बार बार कहते हैं ना कि जालिमों की ये हो जाएगा, तो हम सोचते हैं कि वो किसी और की बात कर रहे हो, वो एक्चुअली हमारी बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शब्दकोश वाली बात बहू ने बिल्कुल सही की कि भाई उनके शब्दकोश में इसका क्या अर्थ है, पहले ये समझो तब जाके समझ पाएंगे। अब बिल्कुल देखिए सही। तालिबान, तालिबान बोलते हैं, वो तालिबान ये शब्द तालिब से आया, हम्म। और तालिब जो था, अबू तालिब, वो जो प्रेषित मोहम्मद थे उनका चाचा था। वो क्या खुद चाहते कभी मुस्लिम नहीं बने, लेकिन हमेशा इनको संभालते रहे। तो हमारे यहाँ जो सेक्युलर है वो असली तालिबान है, क्योंकि वो सब तालिब है, वो जिहादियों को बचाते हैं, जिहादियों का इस्लाम मान लेते हैं, वहां भी इस्लाम मान लेते हैं, लेकिन खुद मुस्लिम नहीं होते। इसलिए मैं उनको अबू तालिब बोलता हूँ। तालिबान, और असली तालिबान वो है जो खुद को, जो डिक्लेयर करेंगे हिंदू है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। यही है। और उसके बाद भी अबू तालिब को हजरत मोहम्मद ने ये कहा था कि भाई ये इसने इस्लाम कबूल नहीं किया इसलिए जहन्नुम जाएगा, मैं इस पे लानत भेजता हूँ। हाँ तो ये बिल्कुल। सारे के सारे सेक्युलर जो हैं ये जाने वाले वही हैं। जाकिर नायक ने कहा था रवीश कुमार के लिए कि भाई जाएगा तो ये देखिए इसने कलमा नहीं पढ़ा है तो जाएगा तो ये भी जहन्नुम ही, लेकिन ये हो सकता है ये सबसे गहरे वाले जहन्नुम में नहीं जाके किसी ऊपर वाले में, उसके भी 7 लेवल है, तो ये पहले नहीं नहीं, दूसरे वो लेवल पे ही टिक जाए। फिर देखिए, फिर हम समझने में गलती करते। ये जन्नत और जहन्नुम क्या है समझ लीजिए, कि जन्नत में जाना है इसलिए जो अर्थ है, धरती है, उसको पहले जहन्नुम बना दो। तो अगर जहन्नुम बना दोगे, पूरी पूरी धरती है,
उसको अगर जहन्नुम बना दोगे तो आपको जन्नत की जो क्या बोलते हैं बड़ी चीज है जो समझ में आए। इम्पोर्टेंस पता लगेगी। हाँ यस। बिल्कुल तो देखो फिर ऐसा आपको लगेगा कि वेदना, मर जाओ तो जन्नत चाह रहे यहाँ से जहन्नुम आप से तो बीमार ही निकलो। नहीं होगे तो दवा की बात कैसे करोगे? इसलिए पहले आपको बीमार करना पड़ता है। मेरा ये ओंकार लॉजिक जी, का अलग तरीका है थोड़ा। ओंकार जी, जी जी। ये जो सब इस समय जो बयानबाजी चल रही है तालिबान के ऊपर, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप इसको? उत्तर प्रदेश में तो एक्चुअल में मेरा अपना अनुभव ये है कि जब जब किसी भी देश में, हमारे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में या पार्लियामेंट पर या मुंबई में या हैदराबाद में या कलकत्ता मद्रास कहीं भी, यहां अटैक हो तब नहीं, यहां अटैक हो उसका भी एक फर्क पड़ता है, लेकिन दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आतंकवाद की वारदात होती है, आप तय मानिए पिछले 2 दशक में हम ये देख रहे हैं, 1.5 दशक में तो देख ही रहे हैं पक्के तौर पर, कि बड़े पैमाने पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है उससे। और अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, अफगानिस्तान से लोग जिस तरीके से भाग रहे हैं और वहां तालिबानी जिस तरीके से कमांडर्स को मार रहे हैं, पुलिस अफसरों को मार रहे हैं, अब तो उन्होंने एयरपोर्ट के रास्ते बंद कर दिए और कहा कि अफगानी अगर देश छोड़ करके भागना चाहते हैं तो उनको नहीं भागने देंगे। बीच में सेंटेंस उनके अलग तरह के हैं, उन्होंने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति से कि जो हमारा टैलेंट है उसको आप बाहर निकाल करके नहीं ले जा सकते, हम उस टैलेंट का यूज यही करेंगे। टैलेंट के साथ टैलेंट का यूज वो कैसे करेंगे वो बात अलग है। वो टैलेंट का क्या हाल करते हैं, वो मतलब वो टैलेंट टैलेंट यूरोप जाएगा। वो तो टैलेंट वो तुर्की होगा, तुर्की से होकर ग्रीस होकर यूरोप में जाएगा, अमेरिका नहीं जी। भेजेगा। डेट टू अमेरिका, ये स्लोगन है तो, ना। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर अफगानिस्तान में ये वारदातें हो रही हैं तो इनको उत्तर प्रदेश के मतदाता भी देख रहे हैं, उत्तराखंड के भी देख रहे हैं, पंजाब के भी देख रहे हैं, मणिपुर गोवा के भी देख रहे हैं, जहां पर चुनाव होना है। और जब जब ये ओवैसी से लेकर के दूसरे लोग, चलो इनके सिर पर तो टोपी है, पर जो ओकेशनली टोपी पहनते हैं वो भी जब बयान देते हैं और उनके दूसरे साथी, अभी वो शफीकुर रहमान बर्क जो मुरादाबाद से एमपी हैं इनके समाजवादी पार्टी के, उनका क्या बयान आया है, या देवबंदियों की तरफ से भी क्या बयान आया है बीच में। तो जब जब ये इस तरीके से मुंह खोलते हैं, इनका सीधा फर्क पड़ता है उस बहुसंख्यक मतदाता वर्ग पर जो इन हमलों को देख करके, इस दशा को देख करके कहीं ना कहीं अपने को असुरक्षित महसूस करता है। और दूसरी बात यह है इसी से जुड़ी हुई कि फिर मतदाता ये देखता है कि हमारी सुरक्षा कौन कर सकता है, इनका मुकाबला कौन कर सकता है, इनको न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है। और वो हमने पिछले करीब करीब 1.5-2 साल, बल्कि इससे भी ज्यादा समय में जम्मू कश्मीर में होते हुए देखा है। कितने इनके कमांडर मारे गए हैं, कितने इनके आतंकवादी मारे गए हैं, अलगाववादियों के साथ क्या किया गया है, उनको उठा करके जेल में डाला गया। तो अब जम्मू कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर के बाहर का इलाका हो, हिंदुस्तान में मुझे तो याद नहीं पड़ रहा है कि पठानकोट के आगे आतंकवादी हिंदुस्तान की तरफ आ पाए हों। उनको वहीं खत्म किया गया है, वहीं मारा गया है। ये भी बात सही है कि हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत इस समय शहीद हुए हैं, पिछले 3-4 सालों में सेना के भी मारे गए हैं, अर्धसैनिक बलों के भी मारे गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम उनको वहीं सीमित करके रखा गया है और काफी हद तक उनको नियंत्रित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब आगे तालिबान फिर से जैश ए मोहम्मद को, लश्कर को, कुछ दूसरे जो मुजाहिदीन हैं उनको आगे करके हिजबुल वगैरह को फिर से एक कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जितना अमला है और हमारी सरकार की भी जो विल है वो इस समय
चरम पर है और तैयारी पूरी है कि इनसे निपट लिया जाएगा। और इसका भरोसा मतदाताओं को संजय जी है कि ये सरकार सुरक्षा कर सकती है हमारी। तो निश्चित रूप से जो कुछ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में, उसका असर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और दूसरे राज्यों के मतदान पर आपको दिखाई देगा। और मजे की बात यह है बाबू कि वो पंजाब वाले जो सारे के सारे सीएए का विरोध कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि सीएए तुरंत लागू करो। बिल्कुल नहीं, वही तो होता है ना। देखिए, हम हर फिल्म में विलन को वही देखते हैं, जब उसके हाथ में पिस्टल होता है वो क्या क्या बोलता है, लेकिन पिस्टल सामने वाले के हाथ में चला जाए तो बोलता है तू तो अच्छा है, तू कैसे मर्डर करेगा, उल्टा हो जाता है ना। तो ये तो बात हमेशा होती है, ये हमेशा होती है। जब हम सत्ता में रहेंगे तो हम इमरजेंसी लाएंगे, लेकिन आप सत्ता में हो तो नहीं, आपको लगे बिल्कुल संविधान की चिंता शुरू हो जाती। लेकिन हम संविधान चुप कर, अब देखिए बोम्मई 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 केस बार बार बोला जाता है। अरे बोम्मई केस किससे कहां से शुरू हो गया? नरसिंह राव ने ये गवर्नमेंट बोम्मई की थी उस वक्त, यानी अभी है, उनके पिता थे। तब जो सरकार बर्खास्त की उसको पार्लियामेंट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उस पर आया हुआ वो डिसीजन है। लेकिन वो बार बार कोर्ट कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। तो वही तो है ना, वो तरीका वो होता है कि मैंने पहले बोला आपको कि टॉलरेंस खत्म करने के लिए टॉलरेंस चाहिए, जो इंटॉलरेंट है उनको, ये तो तरीका होता है। लेकिन एक बात है कि पिछले टाइम का जो तालिबान और आज के इसमें फर्क है। जब पहले बार तालिबान सत्ता में आए थे, उन्होंने कब्जा किया था, उस वक्त तो समझो 15 साल से सोवियत सत्ता और उनके बमबारी से पूरा बेचिराग हो गया था। अब जो 20 साल में नई जनरेशन आई है एक, उनके इरादे अलग है। तो इसलिए 2000 यानी 95 98 का तालिबान और आज का तालिबान और उनको मिलने वाला रेजिस्टेंस, इसमें फर्क करना चाहिए। हम देख रहे हैं, कुछ कुछ क्लिप देख रहे हैं कि भाई रास्ते पर लोग, औरतें उतर आई है, यंग लड़कियां उतर आई है। ये तो उस वक्त पहले नहीं हुआ था। और एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए कि 2 से 2.5 लाख करीबन कम से कम अफगान फौज अमेरिका ने बनाई थी। वो तो हथियार इस्तेमाल कर सकते, लेकिन वो कहां की गायब हो गई। वो आज पब्लिक में है। अगर रेजिस्टेंस टूल पकड़ता है तो वो सब लड़ाके बन सकते, ये नहीं भूलना चाहिए। उनको पॉलिटिकल क्लास ने डीच किया है। वो तो ऊपर से इनको जो है ना, वो अमेरिका और इन्होंने मिलकर किया। वो डीच तो किया, खैर, लेकिन ये तो अगर तालिबान की बात हो गई। लेकिन उनको ये आपके महाराष्ट्र में जो चल रहा है अभी, तो ये क्या हमारे उद्धव जी जो हैं, ये क्या नारायण राणे को तालिबान मान बैठे हैं जो इस तरह से सलूक कर रहे हैं? ये क्या है, इनकी क्या कैसी कौन सी ये कैलकुलेशन है, या कि जानबूझ के नारायण राणे ने उनको प्रोवोक किया है, जानते हुए कि प्रोवोक करेंगे तो यही रिस्पांस आएगा? नहीं, उन्होंने तो प्रोवोक किया। मैंने तो उल्टा, मैं तो 15 महीने से बोल रहा हूं इनको कि आपको अर्नब उकसा रहा है, उसके पीछे मत पड़ो, ये फंस गए। यानी अजीब बात ये है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहले अभिमन्यु लगते हैं मुझे, कि जो खुद के लिए चक्रव्यूह बनाते हैं और उसमें फंस जाते। वरना तो मुझे बोलिए ना कि अर्नब को हाथ लगाने की क्या जरूरत है, इग्नोर करो उसको। नहीं किया और फंस गए। मैंने कल ओमकार जी के भी शायद मेरा ख्याल है बोल दिया था मैंने कि जूलियो रिबेरो, अभी 90 से ऊपर उनकी उम्र है, उन्होंने उस वक्त बताया था कि भाई ये क्या कितनी बड़ी ब्लंडर कर दिया आपने, इसको पकड़ा, गलत ढंग से पकड़ा है। 2 आर्टिकल ट्रिब्यून में लिखे थे जूलियो रिबेरो ने कि ये ब्लंडर है। और दूसरी बात, परमवीर जैसे यशमैन जो होते हैं वो खुद के लिए और उस सरकार के लिए भी डेंजर होते हैं, बड़े डेंजर होते हैं इसमें। और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह दिए थे।
अभी हम अर्नब की भी बात देखें या नारायण राणे की बात देखें तो रिबेरो ने उसमें एक बात कोट की है। राघवन जो आपको याद होगा सीबीआई के चीफ बने थे, रिटायर होने के बाद उनको गुजरात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, उसके चीफ बनाए थे आईपीएस अधिकारी राघवन करके। तो वो तमिलनाडु केडर के थे और एमजीआर जब चीफ मिनिस्टर थे तो एमजीआर की किसी एक प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूसर से दुश्मनी थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने आत्महत्या की थी, सुसाइड की थी। तो एमजीआर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको बताया कि इसको मर्डर चार्ज में कन्वर्ट करके इसको लपेटे में ले लो। तो ये बोला तो हम तो वो नहीं करेंगे, और उन्होंने छोड़ दिया, बोले ये ऐसा तो ये गलत क्या है, मैं नहीं करूंगा। वो रिटायर यानी इस्तीफा देकर निकल गए। वही बात यहां हुई ना, हम देख रहे। तो जूलियर रिबेरो जो बोलते हैं कि यस मैन हमेशा डेंजर होते हैं। अगर आप कुछ गलत करने को बोल रहे हो और सामने वाला ओबीडियंट सर्वेंट दिखाने के लिए गलत करने को तैयार हो जाता है तो खुद के लिए डेंजर होता ही है, लेकिन उस सत्ता के लिए भी डेंजर हो जाता है। और यही हुआ, इन्होंने राणे को अरेस्ट के जो यानी जो उन पर आरोप लगाए वो कोर्ट में टिकने वाले भी नहीं थे, और वही हुआ वही। लेकिन पहले एक्शन ले लो और बाद में उसकी चिंता करो। जैसे वो सलमान खान की फिल्म है ना, वो बोलता है कि एक बार मैंने तय किया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ठीक उसी ढंग से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चल रही। शायद वो स्पेशल एडवाइजर है सलमान खान। तो और एक बात आपको बता दूं, बात निकली है तो महाराष्ट्र के और देश के एक बड़े वकील है, मैं इनका नाम यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि वो गलत होगा। उनका मुझे 4-5 दिन पहले फोन आया था, तो मैंने अर्नब नाम का शिकंजा जो वीडियो बनाया था अप्रैल 2020 में, तो उसके बाद भी उनसे बात हुई थी। तो उस टाइम वो सब लीगल पॉइंट पर देखते थे, लेकिन परसों उन्होंने मुझे बता दिया कि आप बोलते वो बिल्कुल सही निकला। इनको कौन गलत एडवाइस दे रहा है ये समझ में नहीं आता। बड़े वकील है जिन्होंने बड़े बड़े केस में सही रिजल्ट लाए, ऐसे वकील है ने लीगल पॉइंट बारीकी से समझने वाले। तो उन्होंने बोल दिया कि इनको कौन एडवाइस कर रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हर वक्त हर टाइम हर केस में गलत ही एडवाइस कैसे आता है। तो ये बात है, फंस जाते। ओंकार जी, जी जी। तो ये जो अभी इन्होंने किया हमारे उद्धव जी ने, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई, जैसे कि नहीं कि आप किसी बच्चे को थोड़ा सा चिढ़ा दो तो वो बच्चा जो है वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है, कुछ इस तरह का सीन दिख रहा था। इन्होंने किसके साथ क्या नहीं किया है ये भूल गए हैं कि ये सत्ता में हैं। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि ये लोग, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और एक दो नाम लिए जा सकते हैं, ये लोग सत्ता का जो अहंकार होता है कई बार वो अपने दिमाग में चढ़ा करके रखते हैं। जैसे किसी को वो बच्चे को दिया जाता था, क्या होता था भाव, वो कि वो थोड़ा सा नशा लेकर के सो जाएगा, तो वैसा आलम इन लोगों का रहता है। अगर किसी ने छींक भी दिया तो इनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। अभी कल से ही एक वीडियो वायरल है, उस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था और वो भी करीब करीब 1 लाख लोग देख चुके। उसमें उद्धव ठाकरे 2018 में योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं कि ये आदमी जो है, गैस का गुब्बारा बताते हुए इनको, कि ये योगी नहीं है, भोगी है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है और ये चप्पल या सैंडल पहन करके छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दे रहा है, पुष्पांजलि दे रहा है। उन्हीं चप्पलों से इस आदमी को पीटा जाना चाहिए। ये उद्धव ठाकरे ने
2018 में कहे थे। और 2018 याद रखिए कि तब तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ थे, यानी वो गठबंधन सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के। और वो एक ऐसे राज्य के चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य भी है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, और योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर भी है। उनके बारे में इनके ये बयान थे कि उन्हीं चप्पलों से उसको पीटा जाना चाहिए जो चप्पल पहन करके वो छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो कल लोगों ने वो वीडियो वायरल किया और कहा कि इस पर तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज होना चाहिए, इनको गिरफ्तार करके लखनऊ की जेल में डाला जाना चाहिए। बहरहाल वो एक अपना मामला है, लेकिन अकेले उद्धव ठाकरे की बात नहीं है संजय जी। संजय राउत ने क्या कहा था कंगना रनौत के बारे में? हरामखोर लड़की। जो इनके प्रताप सरनाइक, उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो महिला विंग की सदस्य हैं वो कंगना रनौत का जबड़ा तोड़ देंगी। इनके शिव सैनिकों ने क्या किया था? इन्होंने एक रिटायर्ड नवल ऑफिसर को दौड़ा करके पीटा था और उनकी आंख की जो चोट है वो फोटोग्राफ में दिखाई दे रही थी, जो उस दिन के अखबारों में भी छपी और सोशल मीडिया पर भी आई। अगर इनके कर्मकांड देखें, अगर इनके बयान देखें, इनकी बदजुबानी देखें, तो उसके सामने तो नारायण राणे ने जो कहा है वो कुछ भी नहीं है, पासंग भी नहीं है। और आम तौर पर पॉलिटिशियन क्या करते हैं? अगर कोई मजा हुआ पॉलिटिशियन हो तो जो काम राहुल गांधी के ये कहने पर नरेंद्र मोदी ने किया था कि 6 महीने बाद नरेंद्र मोदी को इस देश के नौजवान डंडे मारेंगे, क्या वो काम ये नहीं कर सकते हैं? हंस करके आप एक प्रहार भी कर दीजिए, एक्सपोज भी कर दीजिए। नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि कल कांग्रेस के एक नेता का घोषणा पत्र जारी हुआ और उस घोषणा पत्र में उन्होंने ये कहा है कि अगले 6 महीने में इस देश के नौजवान नरेंद्र मोदी को डंडे मारेंगे। तो बोला भाई अच्छा किया आपने, मुझे पहले ही आगाह कर दिया। अब मैं जो योगा करता हूं, जो प्राणायाम करता हूं, जो सूर्य नमस्कार करता हूं, उसकी संख्या थोड़ी बढ़ा दूंगा ताकि मेरी पीठ डंडों के लिए तैयार हो जाए। तो ये होता है पॉलिटिक्स में जवाब देने का तरीका। ये होता है सुलझे हुए राजनेता का बड़े आराम से सामने वाले को एक्सपोज भी कर देना, उसकी छवि को तहस नहस भी कर देना, और अपना किसी तरह की बदले की भावना शो नहीं करना। ये तो लगातार, मतलब केवल अभी भाऊ कह रहे थे अर्णब गोस्वामी के साथ इन्होंने क्या किया, उनकी पूरी टीम के साथ क्या किया। जिन 1000 लोगों के खिलाफ इन्होंने मामले दर्ज किए अर्णब की टीम के, वो चाहे रिपब्लिक टीवी में रहे ना रहे, वो कभी दूसरे संस्थान में भी जाएंगे और मीडिया में तो ये चलता रहता है। वो इन चीजों को कभी भूलेंगे क्या? वो कभी नहीं भूलेंगे। कंगना रनौत का मुंबई में पैर रखे बाद में उसने 9 सितंबर को और उसका बंगला पहले तोड़वा दिया बीएमसी का बुलडोजर लगवा करके। तो हर एक के साथ इस तरह की बातें करना, जब आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता में रह करके आपको अपना दिमाग ठंडा रख करके चलना पड़ता है। आपके बारे में कोई आलोचना में कुछ कह भी दे, आपको बुरा भी लगे, आपको गाली भी दे, तो भी आपको ओवरलुक करना होता है। और ऐसे ही शासकों को, ऐसे ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पब्लिक पसंद करती है। मुझे नहीं पता कि ये लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और इससे इनको फायदा क्या होने वाला है, ये भी समझ से बाहर की बात है। भाव, ये नारायण राणे का और उद्धव ठाकरे का पुराना मामला है क्या? वो तो उद्धव, देखिए बाकी शिवसेना के, वो शिवसेना के बारे में बोलते ही नहीं, वो उद्धव जी की शिवसेना के बारे में बोलते। उनका झगड़ा उद्धव जी से, यानी उद्धव ठाकरे जब कार्यकारी अध्यक्ष बने शिवसेना के, वहां से इनका और उनका झगड़ा शुरू हो गया और ये फिर आगे कुछ 4-5 साल में निकल गए शिवसेना से। वरना लेकिन आज भी वो बाला साहब के बारे में एक गलत शब्द नहीं उच्चारते, ये समझ लेना जरूरी। एक क्योंकि वो आज भी शिव सैनिक है और उन्होंने आज बोला ना, ये कब आया, शिवसेना तो हम लोगों ने खड़ी की।
शिवसेना तो हम ये आज भी उद्धव कौन अपने नारायण राणे ने बोला है। हाँ, लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल ढंग से, मैंने मराठी में एक वीडियो डाला था कल कि पडळकर नाम के एक एमएलसी है, वो भी राष्ट्र एनसीपी के पीछे पड़े हुए, इनको शिवसेना के पीछे छोड़ दिया। देखो ये दोनों बीजेपी के ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इनको लाकर एक एनसीपी के पीछे छोड़ा है और ये दूसरे शिवसेना के पीछे छोड़ा है। इनको उकसाने के लिए छोड़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन हमारी सुने कौन, सुनता कौन? खुद के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले ही आप सुनते रहोगे, तो आपको सच्ची बात कोई बता नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं बता सकता। आप गिरते होगे तो भी बोले अरे आप तो उड़ते हो, ऐसा ही बोलेगा, क्योंकि आपको वो पसंद है, आपको वो पसंद है। एक बात, आप अगर वो सब जो न्यूज चल रही थी वो देखते होगे तो आपको एक पता होगा कि देखिए रात को अंदाजन 9 बजे तक राणे महाड़ पहुंच गए रत्नागिरी से। वहां तक न्यूज पर क्या आ रहा था, हाँ इनको तो रात निकालनी पड़ेगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, अपना हाई कोर्ट ने भी इनको कल सुबह के लिए भेज दिया है, तो कोई रिलीफ नहीं दिया है। सेशंस कोर्ट ने भी उनको जमानत देने से पहले, यानी क्या बोलते हैं उसको, अटक पूर्व जामीन देने से नकार दिया है। तो ये चल रहा था, लेकिन 9 बजे के बाद एकदम न्यूज का नैरेटिव पलटी हो गया, पूरा नैरेटिव पलटी हो गया। मैं देख रहा था, तो यानी हम या ओमकार जी के साथ उस वक्त वीडियो बना रहे थे, मैं इनको बोल रहा था क्या क्या चल रहा है। तो 4:30 वगैरह बजे के बाद आसपास उनको पुलिस आ गई वहां रत्नागिरी में, और देखिए 7 बजे के बाद, यानी वहां से उनको महाड़ लाने के लिए निकल गए, उसके बाद एक फ्लैश आ गया कि होम मिनिस्टर वलसे पाटिल चीफ मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए उनके घर पर निकले हैं जाने के लिए, वर्षा बंगले पर। 8:30 बजे तक, यानी महाड़ तक पहुंचे नहीं थे नारायण राणे और पुलिस, तब तक दूसरी न्यूज आ गई, दूसरा फ्लैश आ गया। अशोक चव्हाण, बाला साहेब थोरात, नाना पटोले, ये कांग्रेस के दिग्गज भी वर्षा पर पहुंच गए। अगर ये रूटीन की पुलिस कार्रवाई है तो ये सब दौड़ धूप कहां से शुरू हो गई? मतलब साफ है कि इसके परिणाम जो थे वो सामने क्या होने वाले, इसकी जब समझ आ गई तो बाकी के दोनों, यानी एनसीपी और कांग्रेस डर गई। यानी पहले डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से भी एक्शन शुरू हो गया था, लेकिन जब इसमें हम भी है, क्योंकि हम गवर्नमेंट में है, इसका डर आ गया, तब ये दो पार्टियां जाकर उनको समझाने लगी कि भैया रुक जाओ। और उसके बाद पिक्चर एकदम पलटी हो गया। 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास उनको जमानत वगैरह की बात हो गई। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जवाब तो पवार साहब को भी देना पड़ेगा। आप बोलते हो आपने चीफ मिनिस्टर चुना है, तो ये क्या सही है? कल जब आपकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, इसी पवार साहब ने, मैं ही ईडी ऑफिस में जाता हूं, 2 साल पहले बोले थे ना, तो कमिश्नर जाकर उनको समझाए थे कि वो उधर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, आप ऐसा मत करो। तो नेक्स्ट टाइम अगर पवार साहब हो, उद्धव जी हो, जो सत्ता में नहीं होंगे और उनको पकड़ने पुलिस जाएगी, तो क्या करोगे? बोलोगे गलत है। अरे नारायण राणे के टाइम अगर सही था तो आपकर बारी आ जाती है तो गलत कैसे होगा? ये हो जाएगा, इसलिए सावध रहना पड़ता है। आज ये देखो, ये अलादीन के दिए में जो राक्षस होता है ना, जिसके हाथ में दिया है तब तक वो मेरे आका, दिए का मालिक बदल गया, आका बदल जाता है। ये समझना चाहिए। इसलिए बात ये हो गई कि बाद में एकदम पलटी, हाँ हाँ नहीं उनको मिल सकता है, ऐसी बातें मराठी न्यूज पर शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गए? क्योंकि अंदाजा आ गया था एक केस स्टैंड होने वाली नहीं है। आपको एक पुरानी बात बता दूं,
जब 2000 में बाला साहब ठाकरे के खिलाफ एक पेंडिंग केस थी, वो भुजबल ने उठाई और उस पर साइन कर दिया, चलो इनको पकड़ो, वो इतना बवाल खड़ा हो गया। 10 दिन हो गए लेकिन पुलिस मातोश्री के आसपास नहीं जा सकती थी। और उस वक्त आगे आकर तो दिखाओ, बल्कि खड़ा हुआ था कलानगर के गेट पर, उसका नाम नारायण राणे था, वो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त। नारायण राणे खड़े हुए थे वहां कि कौन सी पुलिस आती है मैं देखता हूं। तो नारायण राणे आज हमको दिखाई देते, वो आज के नहीं, पहले से ऐसे, पहले से। लेकिन उसकी एक और बात बता दूं, उस वक्त ये हुआ था कि पूरा मीडिया, और मैं एक छोटे पेपर में था, तो मैं अलग ढंग से हेडलाइन दिखता था और बाकी सब अलग थे। तो बाद में जब वो खुद बाला साहब बोले ठीक है मैं ही आता हूँ, पुलिस कमिश्नर को बोले हेमंत सिंह को कि मैं आता हूँ, मेयर बंगले पे आ जाओ, मैं कोर्ट में मुझे साथ लेके जाओ। कोर्ट में 15 मिनट भी केस स्टैंड नहीं होगा, ये टाइम बार केस है करके निकाल दिया। हाँ, बात ये थी कि उसके बाद बहुत सारे दोस्त जर्नलिस्ट सीनियर वगैरह मुझे पूछने लगे तू इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। मैंने बोला अरे यार, इस पर तो हाईकोर्ट का डिसीजन पहले आ गया, लेकिन आपको वो देखना नहीं है, आपको देखना है कि ठाकरे को कैसे पकड़े। आप तो ठाकरे को हेट करते हो, बाला साहब को, इसलिए आपको ठाकरे पकड़े जाएंगे इतनी खुशी है कि आप सामने जो वास्तव है वो नहीं देखना चाहते। अब देखिए वो जो मामला था, वो सामना में जो दंगे में लिखे गए 11 एडिटोरियल से उस पर था, और उसमें से 7 एडिटोरियल्स पर हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया था। और हाईकोर्ट ने उसी वर्डिक्ट में लिखा था कि इसमें से 4 एडिटोरियल पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, बोलेंगे, क्योंकि उस पर एफआईआर दर्ज है। और उसी 4 में से लेकर भुजबल ने उनको अरेस्ट करने का फरमान निकाला था। लेकिन वो जो 7 एडिटोरियल पर हाईकोर्ट का डिसीजन था, वो ये था कि आप उसमें से एक लाइन उठाकर कुछ नहीं बोल सकते, पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखकर उसकी छाननी करनी पड़ेगी, और उसमें अगर कुछ गलत है तो तब केस स्टैंड होगा, इसलिए केस स्टैंड नहीं होता। अगर 7 एडिटोरियल के बारे में ये होता है तो बाकी के 4 में भी वही होने वाला है। लेकिन हमको देखना नहीं है, हमको तो ठाकरे साहब कोठड़ी में जाते हुए, कस्टडी में लेते हुए देखना था। तो सब मीडिया मजा ले रहा था, अकेला मैं अलग था, क्योंकि मैं सच्चाई देख सकता था। इनको सच्चाई देखनी ही नहीं होती थी। इसलिए कल भी हमने देखा, तो मेरे कल के वीडियो देखो, और ओंकार जी के साथ मैंने जो बोला है वो भी देखो। वो तो उस वक्त कोर्ट जाने का मामला शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त मैंने बोला, क्योंकि सच्चाई जो दिखाई देती है हमको देखनी चाहिए। हम जिस पर से कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं वो मटेरियल तो ओरिजिनल होना चाहिए। आप निष्कर्ष को ओरिजिनल मटेरियल मानकर निष्कर्ष एनालिसिस करने निकलेंगे तो आप गलत हो जाओगे। तो वैसा ही हुआ, वो निकल गए। और आज हाईकोर्ट ने भी बता दिया कि और कोई केस में उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने बता दिया, आज उनको रिलीफ दे दिया, काम खत्म हो गया। हाँ, वो केस चलेगी, वो बात अलग है, 17 सितंबर को फिर उसकी सुनवाई होगी। लेकिन किसी भी पुलिस थाने में हाजिरी देने के लिए नारायण राणे को जाने की जरूरत नहीं, ये रिलीफ हाई कोर्ट ने दे दिया है। हाँ, और इस और केस ये बहुत में बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। और इस केस में एक्चुअल में कुछ था ही नहीं संजय जी। नहीं, वही तो अर्नब के केस में भी वही था ना। हाँ, एक अर्नब के वीडियो केस वायरल, में चंद्रचूड़ ने बोला ना, एक घंटे के लिए भी अंदर रखने की जरूरत नहीं है। चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला था वहां, और हाईकोर्ट के जज थे, उनको भी सुनाया था। आप क्या कर रहे हो, हर केस आप ऊपर भेजोगे। तो फिर जमानत मिली, वो भी हाईकोर्ट से मिली और उसी जज से मिली जिन्होंने जमानत देने से इनकार किया था, याद है आपको। तो ये तो साफ है ना, साफ है। लेकिन फिर हम गलती करेंगे तो भैया ठीक है, चलते रहो। तो ये वाली हुई जिसको बोलते हैं ना क्या कि अपने राह चलते पत्थर पे खुद ही ठोकर मार लेना। ये पत्थर ये नहीं क्या नहीं, पत्थर रास्ता पड़ा है, आइंस्टाइन उसके ऊपर आप
आइंस्टाइन का अच्छा कोट है कि वही गलती करते रहो और एक्सपेक्ट करो कि रिजल्ट कुछ नया आएगा। दिस इज हाइट ऑफ इंसैनिटी, ऐसा कुछ आइंस्टाइन का। हाइट ऑफ इंसैनिटी, to repeat the same thing over and over again and expect a different result is height of insanity. ये आइंस्टाइन का, तो हमारा नहीं है। अब सुबह आप ये बताएं भाऊ कि ये इन्होंने जो किया, ये किसी भी तरह राजनीतिक दृष्टि से तो समझदारी तो नहीं की जा सकती, आप स्वयं कह रहे हैं। अब आप ये बताइए इसका बीएमसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? नहीं, बीएमसी पर नारायण राणे का कुछ असर पड़ने वाला नहीं। बीएमसी के लिए बिल्कुल अलग फील्डिंग लगी हुई है, यही तो बात है ना। देखो, मैं मराठी में वीडियो बनाता हूँ, ये अगर उस पर से समझे, मुझे मोदी भक्त बोला जाता है, लेकिन मोदी या बीजेपी की सब स्ट्रेटेजी है वो मैं खुली करके रखता हूं। लेकिन ये समझना नहीं चाहते तो क्या करेंगे। बीएमसी पर नारायण राणे का बड़ा कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। बीएमसी के लिए देखिए आप, बीएमसी के लिए इन्होंने कृपाशंकर सिंह जो कांग्रेस के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, अभी अभी उनको बीजेपी में लिया है। तो इसका कारण ये है कि मुंबई में जो सिंधी है, मारवाड़ी है, गुजराती है, वो तो पहले से बीजेपी के साथ है। और कुछ अच्छे नॉर्थ इंडियंस, यूपी बिहार के लोग जो है वो भी अच्छे, लेकिन वो हायर मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो थे वो बड़ी भारी तादाद में कांग्रेस के साथ थे। लेकिन लास्ट टाइम शिवसेना से बीजेपी अलग हो गई तो उसमें से बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडियंस भी बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन जो डाउन ट्रोडन है, एकदम बेचारे सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, हाथ गाड़ी ढकलने वाले जो होते हैं, वैसा जो क्लास है वो आज भी कांग्रेस और ये कृपाशंकर सिंह वगैरह जो है उनके पीछे, उनको ले लिया है, उनको ले लिया है। तो बीजेपी ने वो लिया, ये सिर्फ उनको उकसाने के लिए और कोकण के लिए नारायण राणे को लिया है। लेकिन आप बारीकी से देखें, बारीकी से देखें तो नारायण राणे का जो काम, नारायण राणे को बीजेपी में चंद्रकांत दादा पाटिल, अमित शाह बोलिए किया, देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने बीजेपी में ले लिया, लेकिन वो आज भी पराये थे ना। कल इनको शिवसेना ने कल इनको नेशनल लेवल का बीजेपी लीडर बना दिया। पहली बार नारायण राणे के लिए पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी वाले रास्ते पर उतर आए। संबित पात्रा कैमरा के सामने आ गए नारायण राणे को डिफेंड करने के लिए। तो बीजेपी का लीडर, मोदी जी ने उनको मिनिस्टर बनाया, लेकिन नेशनल लेवल का लीडर बीजेपी का अगर किसने बनाया है तो शिवसेना ने बनाया। और शिवसेना की नई गलती बिल्कुल नहीं है। देखो, निखिल वागले की औकात क्या है मुझे मालूम है, मैं उसको 8वीं कक्षा का बच्चा था तब से जानता हूं। लेकिन उसने बिल्कुल तरीके से शिवसेना से झगड़ा मोल लिया, और जो डिमोरलाइज यानी मरे थके सेक्युलर थे वो सब इनके पीछे आकर खड़े हो गए, पोलराइज किया। अगर शिवसेना निखिल वागले को 2-4 बार थप्पड़ नहीं मारती तो आपने कभी निखिल वागले का नाम भी नहीं सुना हो। तो निखिल वागले को जैसा शिवसेना ने बड़ा किया उसी, और ये मेरा आरोप मत समझो, उनके ही एक सहकारी थे जो अभी एमएलसी है महाराष्ट्र में, कपिल पाटिल, उन्होंने लिखा है कि अपने पेपर का सेल डाउन हो गया तो निखिल वागले हमेशा शिवसेना की छेड़ करके अपने पर हमला हो ऐसी तजवीज करता था। ये उनके एक सहकारी ने लिखा है। तो नारायण राणे ने क्या गलत किया है? वही तो किया है। शिवसेना हम पर चलकर आए और धमाल हो जाए, बीजेपी वालों को मेरे पीछे आकर खड़ा होना पड़ेगा, और आ गए। तो पार्टी में भले चंद्रकांत दादा पाटिल ने लिया, लेकिन लीडर उद्धव जी ने बनाया बीजेपी का। क्या ओंकार जी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि बस लाल कपड़ा दिखाने की जरूरत है।
शिवसेना को तो बस लाल कपड़ा दिखाने की जरूरत है। नहीं नहीं, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बार बार आप वही गलती क्यों आपको समझ में आता है कोई। देखिए राज्यसभा में जो मसला चल रहा था, प्रधानमंत्री बोल रहे थे और रेणुका चौधरी कितनी जोर शोर से ये कर रही थी कि रेणुका चौधरी जोर शोर से हंसने लगी, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ। तो उस वक्त वेंकैया नायडू उनको चुप कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री क्या बोले थे, नहीं 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 अध्यक्ष जी रहने दो, रामायण के बाद ऐसी हंसी कहां सुनी है। 2 मिनट गए सबको समझ में आने में कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, और फिर गुस्से में आ गए। लेकिन मोदी जी ने शूर्पणखा बोला नहीं था, कांग्रेस वाले ही बोल रहे ये शूर्पणखा से तुलना कर रहे हैं। मोदी जी ने ये शब्द उच्चारण नहीं था, बोला नहीं था। इसको तरीका बोलते हैं। आप उकसाते हो ठीक है, लेकिन उकसाया तो प्रधानमंत्री ने भी, लेकिन शब्द क्या इस्तेमाल किया, बिल्कुल नहीं, सादा सीधा। ये तरीका होता है, इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। देखो हम बिसात पर बैठकर जब चेस खेलते हैं तो सामने आया उसको मारते जाओ, इसको चेस नहीं बोलते। कम से कम प्यादे मोहरे मारकर जीत जाए वो चेस होता है, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। हाँ, तो अब इन्होंने नारायण राणे को अपने बराबर का नेता तो बना दिया, अब आगे क्या होगा? नारायण राणे को अपने लेवल का बना दिया ऐसा नहीं मैं मानता, लेकिन नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को छगन भुजबल बना दिया, ऐसे मैं बोल सकता। छगन भुजबल। उस वक्त आपको याद होगा कि जब भुजबल इतने 10 दिन नाच रहे थे कि हाँ। देखो ठाकरे को मैं पकड़ के दिखाता हूं, और कोर्ट में आधा घंटा भी केस नहीं चली और कोर्ट ने बोल दिया जाओ केस बाद है, हवा निकल गई भुजबल की। तो कल रात ही, उसी रात 6 घंटे में अगर उनको जमानत मिल गई तो उद्धव जी ठाकरे की हालत भुजबल जैसी हो गई ना। आपने तो इतना नासिक के पुलिस, पुणे के पुलिस, रत्नागिरी पुलिस, रायगढ़ पुलिस, सब डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लगाई थे और आप उनको एक रात भी अंदर नहीं रख सके, तो आपका भुजबल जैसे हालत हो गई। और इसकी संजय जी, जरूरत नहीं थी ना उसकी। उसमें देखिए पॉलिटिक्स में एक होता है कि आपने क्या कमाया है, ये पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। आप जुआ ऐसा खेलेंगे कि फायदा दूसरे का होगा, ये कैसा जुआ होगा? देखो जो जुआरी, जो असल जुआरी होता है वो बाकी लोगों को जुए के लिए बुलाता है, खुद उसमें कुछ स्टेक तो नहीं लगाता है। यही होता है ना जुआ। तो ये कैसा जुआ हुआ कि आपने खेला और आप ही हार गए, सामने वाले का फायदा है? ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स में एक बात होती है कि हमारा फायदा होना चाहिए और सामने वाला का नुकसान होना चाहिए। मुझे उसमें रेगन की एक बात याद आ गई। रेगन जब प्राइमरीज में थे तो वहां अमेरिका में ये चलता है ना, कैंडिडेट्स होते हैं उनके, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको उस वक्त जो पॉलिटिकल प्रोफेसर्स थे वहां के, उनका एक कुछ संस्था है उसमें बुलाया था और उनको पूछा गया कि आपकी सोवियत पॉलिसी क्या है। तो रेगन तो आपको मालूम है वो कैसे पिक्चर में काम करते थे, वो नारायण राणे जैसे ही थे। वो बोले मेरी सोवियत पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है। बोले क्या है सिंपल? बोला आई हैव टू विन, दे हैव टू लूज। तो प्रोफेसर बोला लेकिन कैसे? वो बोला वो तुम्हारी मगजमारी है। मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं डिसीजन मेकर होना चाहता हूं। तो आप जैसे प्रोफेसर 10 अल्टरनेटिव रखेंगे, उसमें से मैं एक चूज करूंगा, लेकिन पॉलिसी यह रहेगी कि सोवियत को हारना है, अमेरिका को जीतना है, ये पॉलिसी। अब ये पॉलिसी शब्दों में तय करना ये आपका काम है, समझे आप? ये बात होती है। जो डिसीजन मेकर होता है वो लीडर होता है और उसका डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए।
डिसीजन मेकर होता है लीडर, उसको हमेशा एक याद रखना चाहिए कि अगर मेरा डिसीजन गलत होता है तो मेरा संगठन, मेरी पार्टी मार खाएगी, नुकसान होगा और मेरी वजह से होगा। ये ध्यान में रखकर जो चलता है वो नेता होता है। आप कह रहे थे कुछ ओंकार जी? मैं ये कह रहा था कि ये लोग कितनी मूर्खता के साथ काम करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। टीवी 9 मराठी पर एक वीडियो चल रहा था और भाव ने ही मुझे बताया सुबह कि जरा देखो, मिल जाएगा वो वीडियो। टीवी के कैमरे लगे हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, इनके साथ 4-5 और लोग बैठे हुए हैं। अनिल परब, सामने माइक कौन पड़े अनिल हुए। परब? अनिल परब वो जिस पर अनिल देशमुख की तरह 100 करोड़ रुपए हर महीने की वसूली का आरोप सचिन वाजे ने लगाया है कि एक तो अनिल देशमुख मुझसे 100 करोड़ की वसूली चाहते थे और एक अनिल परब भी चाहते थे। वो अनिल परब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही किसी पुलिस अधिकारी को फोन करके ये कह रहे हैं कि फोर्स को भेजो, फोर्स को भेजो और जरूरत पड़े तो बल प्रयोग करवाओ। यानी नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए फोन कर रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे और वो चीज रिकॉर्ड हो रही थी ऑन कैमरा। तो ये कितने मूर्ख लोग हैं, एक्सपोज खुद हो जाते हैं। यानी जो मामला बनता नहीं है, एक तो आपने अपनी खुन्नस निकालने के लिए वो मामला बनवाया और कई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया, कह करके करवाया। जैसे कंगना रनौत के खिलाफ आपने कई जगह देशद्रोह के मामले बनवाने की कोशिश की और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डांट मारी इनको कि ये देशद्रोह कैसे हो गया। अगर कंगना ने कोई बात कही भी है, कोई बयान दिया भी है, तो इसमें देशद्रोह कहां से घुस गया? तो जब आप इस तरीके से किसी को घेरने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत पर भी, कंगना रनौत पर भी, कई मामलों पर बहुत फायरी तरीके से इन पर अटैक कर रहे थे, उद्धव ठाकरे पर, और इनके बेटे भी कर रहे थे और दोनों चुनौती दे रहे थे। बल्कि दिशा सलियन वाले मामले में तो पिता पुत्र दोनों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें दावे किए थे कि दिशा सलियन की डेथ किस तरीके से हुई थी, उसकी हत्या किस तरीके से की गई थी। तो ये चिड़े हुए थे, बुरी तरह चिड़े हुए थे। और इन पिता पुत्र ने, नारायण राणे ने भी और नितेश राणे ने भी, इशारा किया था उद्धव ठाकरे के बेटे की तरफ और उसके दोस्तों की तरफ। तो ये मौके की तलाश में थे कि कब मौका आए, कब इनको लपेटा जाए और इनको किसी तरीके से एक बार लॉकअप में डाल दिया जाए। लेकिन इस बीच मोदी जी ने उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बना दिया। लेकिन फिर भी नहीं माने ये लोग। कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि भाई कैबिनेट मंत्री है या कोई भी है, केवल राज्यपाल को और राष्ट्रपति को संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन फिर भी एक लिहाज होता है कि भाई अगर कोई केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री है तो उसको गिरफ्तार करना क्या इतना अपरिहार्य हो गया था? क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया था? कोई खून कर दिया था, कोई अपहरण कर लिया था, या किसी से फिरौती मांग रहे थे, या कोई रेप कर दिया था कि उसका आपको अरेस्टिंग उसकी इतनी मतलब जरूरी लग रही थी? तो किस तरीके से पॉलिटिकल तरीके से आप खुन्नस निकालने के लिए किसी अधिकारी को फोन करके कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो बल प्रयोग भी करो, और वो भी रिकॉर्ड हो गया, वो वायरल हो गया। तो आप सारा महाराष्ट्र की जनता उसको देख रही है क्योंकि वो मराठी टीवी चैनल पर ही प्रसारित हो रहा है। तो किस तरीके से ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं बहुत जल्दी, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। बाबू अगर इसका आगे का रिफ्लेक्शन ले पूरा पॉलिटिक्स का, तो आपको यदि मैं कहूँ कि आप बीएमसी के इलेक्शन का परिणाम जो है वो गेस करें। यदि कल को बीएमसी इलेक्शन होते हैं तो क्या होगा, और उसके बाद फिर ये सरकार बचेगी अगाड़ी वाली या जाएगी? नहीं, एक बात ऐसी है कि ये सरकार अभी भी बची है क्योंकि बीजेपी इनको गिराना नहीं चाहती, एक बात है। दूसरी बात है कि बीएमसी
का चुनाव शायद होगा कि नहीं, मुझे आशंका है, क्योंकि अगर हारने का डर है तो इनकी गवर्नमेंट है, ये तो आगे चलाई जाएगी कि भाई अभी कोरोना है, अभी भीड़ नहीं होनी चाहिए, इस कारण से। जैसे 5 कारपोरेशन का चुनाव 1 साल से ज्यादा हो गया, न्यू बॉम्बे या विरार वसई, कल्याण डोंबिवली, औरंगाबाद और ये क्या कोल्हापुर, ये 5 कारपोरेशन तो डिसॉल्व हो गए, लेकिन 1 साल हुआ फिर भी चुनाव नहीं हो रहे, तो शायद मुंबई के भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर होता है तो मैं तो मानता हूं कि बीजेपी आराम से जीतने वाली, आराम से जीतने वाली। उसके लिए नारायण राणे या बहुत सारे दांव पेच करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। उन्होंने 2 साल से जो काम किया है, जो काम किया है, अभी देखो उसमें तो कांग्रेस को अलग से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कांग्रेस पूरी वाइप आउट हो जाएगी। और कांग्रेस इनके साथ लड़ी तो बच्चे कुछ नॉर्थ इंडियन जो कांग्रेस के साथ है वो भी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इसीलिए तो बीजेपी एमएनएस के साथ कोई अलायंस करना नहीं चाहती मुंबई के लिए। हाँ, लेकिन वो एडजस्टमेंट करेंगे, दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आप अलग से खड़े रहो तो आपको तो शिवसेना के वोट खाने वाले हो, काटने वाले हो, और बीजेपी अकेली खड़ी होती है और कांग्रेस और शिवसेना अलग लड़ती है, तो उसका फायदा भी बीजेपी को मिलने वाला है। और कांग्रेस को तो अकेले लड़ना जरूरी है, वरना तो उनका जो वजूद है वो भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बीएमसी जीतना बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान है आज, बिल्कुल आसान। यानी पहले जो कांग्रेस की पोजीशन थी वो अब बीजेपी की है। मुंबई में पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस और शिवसेना, इनमें लड़ाई होती थी। अब कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ले ली है। पिछला चुनाव आप देखे तो 84 शिवसेना के आए थे, 82 बीजेपी के आए थे, 2 ही कम थे, नहीं तो लेवल हो गई है ना, लेवल। अब लेवल होने के बाद ये 1.5 साल कोरोना काल हमने देखा है, तो लोगों ने देखा है गवर्नमेंट कैसी चलती है, तो बीजेपी वही लेकर जाएगी ना कि हमको इनसे मुक्त करना है। देवेंद्र के समय मेट्रो के वगैरह इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए और नियरली 5 साल में पूरे हो गए। तो बीजेपी रहेगी तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे होते हैं ये मुंबई के लोगों ने बहुत भारी तरीके से देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि इनका चीफ मिनिस्टर आया और 5 साल में देखिए सरकार चली गई है, लेकिन 6 साल में मेट्रो दौड़ने लगी है। तो ये तो फर्क लोगों को दिखाई देता है ना। अगर इनके हाथ में म्युनिसिपैलिटी चली जाएगी, कॉरपोरेशन चली जाएगी, तो मुंबई की जो सिविल प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। जी, तो अब इसी नोट पर समाप्त करते हैं। आज कोई प्रश्न विशेष आए नहीं है, तो अब इसी के साथ मैं आप दोनों महानुभावों का ओंकार जी का धन्यवाद करता हूँ, दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।